सो हे देयर बच्चों, वेलकम बैक टू एमएड फाउंडेशन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को समझा था। क्या होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट, कब क्लॉकवाइज मूवमेंट लगता है तो उस टाइप के मूवमेंट ऑफ फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ने कवर किए थे। इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। लेट्स बिगिन दिस वीडियो बच्चों। सबसे पहले आते हैं अपने अच्छा, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को समझने से पहले बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कपल्स भी पढ़ाए थे। ठीक है, जहां पे हम लोग ने देखा था कि कपल्स क्या होते हैं। कपल्स पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं जो कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। ठीक, और कपल्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आता है उसको हम लोग बोल रहे थे क्या, उसको हम लोग बोल रहे थे मूवमेंट ऑफ कपल बोल रहे थे। यही तो पढ़ाया था। मूवमेंट ऑफ कपल इज tendency of a pair of force to rotate an object around an axis without any causing any translational motion। अच्छा, ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे जो ये बोल रहा है इसका क्या मतलब बच्चों? ये ट्रांसलेशन मोशन का ट्रांसलेशनल मोशन मतलब बच्चों कि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर ये यहाँ पे पेन है, ठीक है, अगर इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ना तो ये एक्स डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए ना वाई डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए। ये जिस पॉइंट पे उसी पे रोटेट करना चाहिए। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग घूम रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, नॉट इन एक्स एक्सिस। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लॉक है, अगर उसको हम लोग पीछे से पुश करते हैं तो वो एक्स डायरेक्शन में जाता है, तो वो होता है ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, हम यहाँ पे जब फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन में मूव नहीं करता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा रोटेशनल मोशन में मूव करता है। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको ट्रांसलेशनल मोशन क्या, सॉरी, मूवमेंट ऑफ कपल के बारे में बताया था। ठीक है, अब देखो मूवमेंट ऑफ कपल हम लोग समझ चुके हैं, जो कि अब उसके एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट के हम लोग मूवमेंट ऑफ कपल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, सपोज मान लो यहाँ पे ये दो फोर्सेस अगर लग रहे हैं तो इस फोर्स की वजह से ये जो मेजरमेंट इसके लिए वो कितना घूमेगा ये फाइंड आउट करते हैं। अब चलो, ठीक, तो देखो मूवमेंट ऑफ कपल को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल से हमारे पास क्या इक्वेशन है। सॉरी, ये फोर्स होगा, ये बच्चों यहाँ पे फोर्स होगा, यहाँ पे सॉरी कपल होगा, फोर्स नहीं, मूवमेंट ऑफ कपल होगा यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ कपल। ठीक है, मूवमेंट ऑफ कपल। तो मूवमेंट ऑफ कपल को जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम या दोनों फोर्सेस में से किसी भी फोर्स की वैल्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन, बिटवीन द फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन। ठीक, अब इसका क्या मतलब है देखो, अगर हम इन दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो वो ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी। तो जब भी हम मूवमेंट ऑफ कपल कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो जो ये फोर्स लग रहा है इसका एक डायरेक्शन होगा। जैसे ये जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ना, इस वाला फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, अगर मैं दोनों फोर्स को एक्सटेंड कर दूं तो इसका ये इधर से आया होगा तब ऐसे गया होगा, इस वाले का इधर से आया होगा, ये होगा इधर, इस तरह लाइन होगी। तो ये जो दो इमेजिनरी लाइन बन रही है, इन्हीं लाइन को बच्चों हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, चलो, तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन होता है इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स को निकालने के लिए। ठीक है, चलो अभी न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक, चलो जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास है टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली at the end of a uniform rod of length 1 meter which is pivoted at its center. Draw a diagram of the arrangement and determine the resultant moment of force about the midpoint of the rod. Basically बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है, क्या है? एक रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। 1 मीटर की एक लेंथ की एक रॉड है जिसमें एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। देखिए
जिसका 2 न्यूटन जिसकी मैग्नीट्यूड है, तो 2 न्यूटन का जो एक फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक, एंड एक फोर्स यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, ठीक। Two forces each of magnitude 2 Newton act vertically upward and downward respectively at the two ends of a uniform rod, ठीक। एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, पहला फोर्स मेरा ये लग रहा होगा, दूसरा फोर्स ये लग रहा होगा, ठीक। अब हमसे क्या बोल रहा है, विच इज पाइवोटेड एट इट्स सेंटर, मतलब कि जो पाइवोट पॉइंट है इसका, इसका सेंटर पे पाइवोट पॉइंट है इस जगह, ठीक। ये हो गया इसका पाइवोट पॉइंट, पाइवोट पॉइंट, ठीक। पाइवोट पॉइंट हमारा मिल चुका है, ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, हमसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स पूछ रहा है, कहां पे, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, ठीक। देखो हमें यहाँ पे अगर मूवमेंट ऑफ कपल पूछता तो हम क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ पे मूवमेंट ऑफ कपल पूछता तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों फोर्सेस में से किसी भी एक फोर्स की वैल्यू ले लेते हैं। सपोज मान लो अगर मुझे इस रॉड का मूवमेंट ऑफ कपल निकालना होता तो मैं इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स की वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं मूवमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। तो ये मेरी डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, तो हम किसी भी दो फोर्स इनटू 1 कर लेते हैं, तो ये हमारा 2 न्यूटन मीटर, ये हमारी मूवमेंट ऑफ कपल आ जाती है, ठीक। बट इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द मिड पॉइंट, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द मिड पॉइंट, ठीक। तो देखो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी चीज है, हमें बस ये कैलकुलेट करना है कि इस फोर्स की वजह से सेंटर पे कितना मूवमेंट ऑफ फोर्स आया, प्लस इस फोर्स की वजह से सेंटर पे कितना मूवमेंट ऑफ फोर्स आया, समझ में आया, इस फोर्स की वजह से ये कितना घूमा और इस फोर्स की वजह से ये कितना घूमा, यही कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इस फोर्स की वजह से कितना टर्निंग इफेक्ट आया होगा, बेसिकली एफ इंटू ये डिस्टेंस, याद है हम लोग ने मूवमेंट ऑफ फोर्स वाले में किया था, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 0.5 मीटर, यही तो होगी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस, ठीक। अब उस वाले के लिए भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही चीज आएगा, ठीक। ये प्लस एफ इंटू 0.5 सॉरी 0.5 मीटर, तो 0.5 एफ इंटू 0.5 मीटर प्लस एफ इंटू 0.5 मीटर, क्योंकि ये दोनों फोर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड है बच्चों, तो ये टोटल टर्निंग इफेक्ट आया होगा इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस टू फोर्सेस। अगर इन दोनों को ऐड अप कर दे तो एफ दोनों में से कॉमन कर लीजिए, इंटू 0.5 अगर हम कर लेंगे तो 1 हो जाएगा और सेम 2 हमारा न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये बेसिकली हमारा ये, अगर आप इसको देखो और मूवमेंट ऑफ कपल जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, मूवमेंट ऑफ कपल दोनों ही सेम आई है, ठीक, बिकॉज ये क्वेश्चन बेसिकली मूवमेंट ऑफ कपल का ही है बट दूसरी तरह से पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, चलो अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डायग्राम शो द टू पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेज F1 एंड F2 ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, दो फोर्सेज है दोनों का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, विथ देयर लाइन ऑफ एक्शन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ये बहुत ही अच्छी सिंपल लाइन दे दिया है, लाइन ऑफ एक्शन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, a point x lies midway between F1 and F2 while a point y lies on F2, ठीक है। हमारे पास अच्छा डायग्राम तो इसमें नहीं है, कोई बात नहीं मैं बना दे रहा हूं, ये एक फोर्स है और एक ये फोर्स है, ये है F2 फोर्स, ये है F1 फोर्स, ठीक है। और इन दोनों के बीच में है कहीं कोई x पॉइंट है और एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है कहीं y, सॉरी ब्लैक से ही गलती से हो गया, एक और पॉइंट है कहीं y, ठीक। हमसे पूछ रहा है मूवमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करिए F1 पे x पे और y पे,
हमें यही कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? कैलकुलेट द टोटल मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेज अबाउट द पॉइंट एक्स एंड वाई, ठीक, एंड स्टेट द इफेक्टिव फोर्स। चलो, अगर हमको सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे चीजें बच्चों कि अगर हमको इस पॉइंट पे इस फोर्स की वजह से कितना टर्निंग इफेक्ट आया ये कैलकुलेट करना है, और प्लस इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट पे कितना टर्निंग इफेक्ट आया ये कैलकुलेट करना है, ठीक। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। एट एक्स टोटल टर्निंग इफेक्ट बोल दूं या फिर टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट बोल दूं या फिर बोल दूं मूवमेंट ऑफ फोर्स, दोनों सेम चीज है। मूवमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे? हो जाएगा मेरा कितना बच्चों, F2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, ये देखो गिवन है ये कि ये टोटल 2 मीटर है, ये 2 मीटर है टोटल, तो सिंपल सा इसका आधा 1 मीटर होगा। 1 प्लस F1 इंटू सॉरी F1 इंटू 1 मीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब बस सिंपल सा हम सम कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? F1 की मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, तो यहाँ पे हमारा 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, हमारा 10 न्यूटन मीटर हमें टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स देखने को मिल जाएगा एट पॉइंट एक्स, ठीक। चलो अब y के लिए भी देख लेते हैं। अच्छा, y के लिए जब देखोगे तो बहुत एक सिंपल सी चीज नोटिस कर सकते हो, y के लिए हमको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, अगर हम थोड़ा सा IQ लगा दें तो अगर y के लिए देखो तो F2 की डिस्टेंस y से कितनी ज्यादा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम देखें फॉर y अगर हम देखें तो F2 की डिस्टेंस कितनी ज्यादा है, तो अगर हम y के लिए देखें तो क्या होगा, पहले बात तो F2 इंटू 0 आएगा, क्योंकि अगर हम F2 से y की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, देखो अगर मैं यहां पे फोर्स गया है, ये मेरा पॉइंट है, मान लो ये y पॉइंट अगर होता तो ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करते इसके बीच के, बट अगर ये फोर्स पे ही अगर y आ जाए तो इस फोर्स से इस y का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बचा ही नहीं, तो यहां पे मैंने 0 लिख दिया। प्लस अब हम F1 से देखते हैं ये फोर्स, ये पॉइंट कितना दूर है, F1 से ये पॉइंट टोटल 2 मीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक। अब यूनिट क्या है 5, ये तो 0 हो जाएगा टोटल, अब यहाँ पे ये 2 हो जाएगा तो 5 इंटू 2 10 न्यूटन मीटर, तो ये भी 10 न्यूटन मीटर ही आया, ठीक है। चलो ये दोनों हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, ठीक। देखो इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी को समझने के लिए एक सिंपल सी चीज समझो, ठीक। मान लो मेरे पास टेबल पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस टेबल को एक तरफ से एक पर्सन पुश कर रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा पर्सन पुश कर रहा है, और दोनों पर्सन का सेम स्ट्रेंथ है, दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये जो टेबल है वो मूव करेगा? क्या ये टेबल मूव करेगा बच्चों? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इस पे फोर्स तो लग रहा है, एक इधर से फोर्स लग रहा है, एक इधर से फोर्स लग रहा है, मान लो कि एक इधर से भी फोर्स लग रहा है और एक इधर से भी फोर्स लग रहा है, तब भी क्या ये टेबल मूव करेगा? नहीं करेगा ना। तो अच्छा एक बात बताओ, ये मूवमेंट मोशन में नहीं आ रहा है लेकिन इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं ना, तो एक बात समझ लो कि जो भी ऑब्जेक्ट जिस पे अगर 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन लगने के बाद भी या तो वो रेस्ट में ही रह रहा है या तो वो मोशन में ही रह रहा है, उस टाइप के ऑब्जेक्ट, उस टाइप की बॉडी को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, ठीक। जब किसी बॉडी में मान लो वो बॉडी रेस्ट में है या फिर वो बॉडी मोशन में, और वो रेस्ट में था और उस पर अगर फोर्स लगने लगा, वो रेस्ट में था उस पर फोर्स लगने लगा, लेकिन फोर्स लगने की वजह से भी वो बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी के कंडीशन में आता है, ठीक। अगर मान लो कोई अगर ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में है, फॉर एग्जांपल जब हम मूव करते हैं, जब हम लंगड़ियों को ऐसे से घुमाते हैं, कुछ बांध के ऐसे से रस्सी में घुमाते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन में जाता है, वो कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, उस पर फोर्स लगते रहते हैं तब भी, ठीक। तो इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी का मतलब बेसिकली ये होता है बच्चों कि वो बॉडी जिसपे फोर्स लग रही है लेकिन उस फोर्स की वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, स्टेट में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक। चलो
डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ ऑल द एक्टिंग फोर्सेज ऑन द ऑब्जेक्ट बैलेंस ईच अदर आउट, रिजल्टिंग फोर्स इज जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्टिंग फोर्स इज जीरो, इट रिमेन्स स्टेशनरी और इफ इट्स ऑलरेडी इन मोशन। ओके, या तो वो स्टेशनरी में रहे या तो मोशन में ही रहे। already in motion, it continues to move at a constant speed in a straight line। ठीक, बेसिकली मतलब इसके बोलने का ये है बच्चों कि या तो ऑब्जेक्ट जो पहले से रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहना चाहिए फोर्स अप्लाई होने के बाद, या फिर ऑब्जेक्ट अगर पहले से मोशन में है, अगर पहले से वो मोशन में है और फोर्स लगने के बाद भी वो मोशन में ही रह गया, तो भी उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। ठीक, चलो अब समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। दो टाइप्स के होते हैं इक्विलिब्रियम बच्चों, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। बहुत सिंपल सा चीज है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जब भी फोर्स लगते हैं तब ऑब्जेक्ट पहले भी रेस्ट में रहता है और फोर्स लगने के बाद भी रेस्ट में ही रहता है। ठीक, अगर इस टाइप का कोई इक्विलिब्रियम तो उसको बोलेंगे स्टैटिक। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो पहले से मोशन में रहता है उस पर जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई होते हैं, फोर्स अप्लाई होने के बाद भी वो मोशन में ही रहता है। ठीक, ये हो गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलो, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, अच्छा उसको समझने से पहले ये एक एग्जांपल समझो। मान लो ये मेरे पास तराजू है, ठीक है, और इस तराजू में मैंने एक तरफ एक वेट रखा है, ठीक, और एक दोनों तरफ सेम वेट रखा है, बस थोड़ा सा कलर चेंज किया है। ठीक, तो अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले वेट को हटा दूं एक सेकंड के लिए, ये वाला वेट यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा, इस वाली वेट की वजह से ये जो है ये वाला पार्ट ये कुछ इस तरह मूव करेगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा ना। तो इस क्यों देखो ये फोर्स लगा, ये जो केजी है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, या फिर इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन देखो तो ये आएगा। तो इस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट कैसा आया, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा आया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आया। ठीक, अब वापस से ये वाला जो वेट है, ये वाला जो वेट है वापस इसको पुट कर देते हैं। पिंक कलर तो है नहीं बच्चों यहाँ पे, कोई बात नहीं, ऑरेंज से करते हैं। तो अगर मैं वापस से इस वेट को पुट कर दूं तो ये वेट भी नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और उतना ही फोर्स लगाएगा जितना ये लगा रहा है। अच्छा, इस फोर्स की भी अगर हम लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दें, ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन होगा, तो ये अच्छा ये वाला फोर्स किस तरफ घुमाना चाहेगा, ये वाला फोर्स इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब कि क्लॉकवाइज। तो अगर दोनों वेट रख दे तो ना तो ये इधर से एंटी क्लॉकवाइज एक कोशिश कर रहा है घुमाने की और उधर से क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, बट रिजल्टेंट हमको क्या दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ना तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है ना तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, यहां पे भी देखिए दो फोर्सेस लग रहे हैं ना, लेकिन तब भी ऑब्जेक्ट पहले भी रेस्ट में था बाद में भी रेस्ट में ही है। तो एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होगी। समझ में आया क्या मैंने बोला, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक, बस ये सिंपल सा चीज है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब कि अगर हम इसकी देखें डिस्टेंस, ये है इसका पाइवोट पॉइंट, ये इसकी डिस्टेंस होगी, सेम इसके लिए भी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी होगी। तो इसकी अगर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, एफ इंटू डी क्लॉकवाइज। अगर हम दूसरे की बात करें बेटा तो वो कितना होगा, वो भी एफ इंटू डी होगा, बट ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। वो एंटी क्लॉकवाइज कैसे पता चलेगा मैं बताता हूं। देखो, इन दोनों में से कोई एक का डायरेक्शन नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। अगर कोई एक फोर्स इस डायरेक्शन में है दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों में से किसी एक का नेगेटिव होगा। ठीक, चाहो तो इसका हम प्रूफ भी दिखा सकते हैं आपको, बट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो बस आपको बस एक चीज समझना है बच्चों कि जब भी प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहता है
कि जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम, टोटल रिजल्टेंट टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम बराबर होता है टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट के सम के। बस आपको यही समझना है, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये था बच्चों मेरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम भी। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपके लिए सारे न्यूमेरिकल्स पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। हम इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।